हेलो, जय हिंद साथियों। कैसे आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। मैं नेहा स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने परिवार लक्ष्य वर्दी में। साथियों, आज हमारी पॉलिटी की क्लास नंबर 25 है। ये क्लास आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए ले सकते हैं। यूपी पुलिस, एमपी पुलिस, बिहार, दिल्ली पुलिस या फिर अन्य किसी एग्जाम की पॉलिटी से क्वेश्चंस आपके सभी एग्जाम्स में अच्छी खासी क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास बहुत ही अच्छी साबित होने वाली है। और आप जब भी ये क्लास लेंगे तो अपनी हैंड राइटिंग में नोट्स जरूर बनाइएगा। आपके पता है, अंतिम समय में जो आपकी तैयारी होती है, अंतिम समय में जो रिवीजन होता है, वो आपके नोट्स से ही जो आप रिवीजन करते हैं एग्जाम में, वही आपके लिए सब कुछ होता है। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्थानीय स्वशासन। आज तो हमारा चैप्टर रहेगा स्थानीय स्वशासन। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, स्थानीय स्वशासन क्या है, स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई, हमारे यहाँ संविधान में स्थानीय स्वशासन की क्यों आवश्यकता पड़ी, तो आप बताएंगे कि जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए क्या स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। जो निचले स्तर पर लोकतांत्रिक का विकेंद्रीकरण है, यानी कि जैसे आपके ग्राम, कस्बा है ना, गांव हो गए, छोटे छोटे कस्बे हो गए, इनका विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए आपके स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि आवश्यकता होती है, आवश्यकता है। समझ गए? निचले स्तर पर लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को मजबूत करने के लिए स्थानीय स्वशासन की आवश्यकता है। क्लियर? अब स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब दी गई, स्थानीय स्वशासन कब आया भारत में, कब नहीं, तो वो देखिए आप लोग। सबसे पहले क्या होता है, 1864 में 1864 में भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जिसमें स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। 1864 में भारत सरकार द्वारा एक प्रस्ताव लाया जाता है। क्या? एक प्रस्ताव। कब? 1864। क्वेश्चन आपसे बनेगा कि स्थानीय स्वशासन को मान्यता कब दी गई, तो आप बताएंगे 1864 में भारत सरकार द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था उसी में स्थानीय स्वशासन को मान्यता दी गई। ठीक, इसके बाद अगला आपसे पूछेगा, जब भाई स्थानीय स्वशासन को मान्यता मिल गई कि स्थानीय स्वशासन अब बनेगा, है ना, तो फिर उसके लिए वित्तीय सहायता की भी आवश्यकता होगी कि नहीं। भाई, फाइनेंशियल कंडीशन भी तो मजबूत होनी चाहिए स्थानीय स्वशासन का निर्माण करने के लिए। तो 1870 में क्या होता है, 1870 में जो आपके लॉर्ड मेयो थे, कौन? लॉर्ड मेयो, इनके द्वारा पंचायतों को वित्तीय सहायता दी गई। जो ग्राम पंचायतें थी 1870 में मेयो के द्वारा ग्राम पंचायतों को वित्तीय सहायता दी गई। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि मेयो द्वारा पंचायतों को वित्तीय सहायता कब प्रदान की गई, तो आप बता देंगे 1870 में। क्लियर? अगला आपसे क्वेश्चन बनेगा कि 1872 में देखो क्या होता है। 1872 में लॉर्ड रिपन ये एक प्रस्ताव पेश करते हैं। 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया जाता है जिसमें पूरे भारत को 3 उपखंडों में बांटने की बात कही गई। 3 खंडों में बांटने की बात कही गई। कौन कौन से 3 खंड? एक तो आपका उपखंड, दूसरा आपका तालुका बोर्ड, तीसरा जिला बोर्ड। 3 खंडों में बांटने का प्रस्ताव पेश किया। क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछेगा कि पूरे देश को 3 भागों में या फिर 3 खंडों में बांटने की बात किसने कही या फिर कब कही या फिर किसका प्रस्ताव था, इस तरह से। तो आप बता देंगे 1882 में लॉर्ड रिपन के द्वारा एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें पूरे भारत को
3 खंडों में बांटने की बात कही गई। कौन कौन से 3 खंड? एक तो आपका उपखंड, दूसरा आपका तालुका बोर्ड, तीसरा आपका जिला बोर्ड। ठीक, तो ये हो गया इनका प्रस्ताव। और इसी प्रस्ताव को स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्या? स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन को किस प्रस्ताव का मैग्ना कार्टा कहा गया? तो 1882 का रिपन प्रस्ताव। ठीक, 1882 का रिपन प्रस्ताव को ही स्थानीय स्वशासन का मैग्ना कार्टा कहा गया। एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछेगा कि स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? तो स्थानीय स्वशासन का जनक भी रिपन को कहा जाता है। किसे? रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है। क्लियर? तो ये चीजें आपको क्लियर हुई, इतने पॉइंट्स आपको क्लियर हुए। देखो ये जो पॉइंट्स हैं यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे पूछे जाते हैं, तो इनको आपको 1 से 2 बार पढ़ लेना है, नोट कर लेना है। ठीक है, बाकी रिवीजन तो आपका लाइव क्लास में होता ही रहेगा। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई हैं, इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे स्थानीय स्वशासन से जुड़े कुछ अधिनियम और प्रोग्राम्स के बारे में। तो पहले आप सबसे पहले लिखेंगे 1919 का भारत शासन अधिनियम। अब देखो 1919 के भारत शासन अधिनियम में क्या हुआ? स्थानीय स्वशासन के लिए स्पष्ट वर्णन किए गए हैं। यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थानीय स्वशासन का स्पष्ट वर्णन किस अधिनियम के तहत हुआ है, तो आप बताएंगे 1919 भारत शासन अधिनियम में स्थानीय स्वशासन के लिए स्पष्ट वर्णन किए गए हैं। क्लियर? और दूसरा क्या? राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली लागू हो जाती है। किस अधिनियम से? 1919 का जो भारत शासन अधिनियम है, इसी अधिनियम से राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली भी लागू हो जाती है। ये दोनों फैक्ट आप यहां से याद रखेंगे। कौन कौन सा? पहला, स्थानीय स्वशासन के लिए स्पष्ट वर्णन, दूसरा राज्यों में द्वैध शासन प्रणाली। किस अधिनियम के तहत? 1919 भारत शासन अधिनियम। क्लियर? इसके बाद अगला है आपका 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 का भारत शासन अधिनियम, इसके माध्यम से क्या हुआ? इसमें क्या हुआ कि स्थानीय स्वशासन को पूर्णतया राज्य का विषय बना दिया गया। आपसे पूछेगा स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय किस अधिनियम के तहत बनाया गया? तो 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत स्थानीय स्वशासन को राज्य का विषय बना दिया गया। क्लियर? आगे हम लोग पढ़ेंगे सामुदायिक विकास कार्यक्रम। इससे भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम्स में। तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना होती है आपकी 2 अक्टूबर 1952 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में। और किसने? जवाहरलाल नेहरू। कौन करते हैं? तो सामुदायिक विकास कार्यक्रम की स्थापना 2 अक्टूबर 1952 में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की जाती है। क्लियर? इसके अंतर्गत सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रथम कार्यक्रम हुआ था, ये आपसे पूछेगा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत जो प्रथम कार्यक्रम हुआ वो कब हुआ? तो वो हुआ आपका 1953 में। कब? 1953 में। और प्रोग्राम का नाम क्या था? राष्ट्रीय प्रसार सेवा। ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रथम कार्यक्रम होता है 1953 में, राष्ट्रीय प्रसार सेवा। और ये होता है फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से। ये जो कार्यक्रम है राष्ट्रीय प्रसार सेवा फोर्ड फाउंडेशन के सहयोग से चलाया गया। लेकिन जो ये कार्यक्रम है ये सफल हुआ या नहीं? तो याद रखेंगे ये कार्यक्रम आपका असफल रहा था। असफल रहा था, ये कार्यक्रम आपका सफल नहीं हुआ था। ठीक, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई। इसको भी आप लोग नोट कर लेंगे।
अब हम लोग आगे समितियां पढ़ेंगे। जो भी आपकी स्थानीय स्वशासन से संबंधित समितियां हैं, जैसे आपकी अशोक मेहता समिति, बलवंत राय मेहता समिति, इन समितियों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बलवंत राय मेहता समिति। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका गठन कब हुआ था, वो सारी चीजें अब हम लोग देखेंगे। तो देखिए, बलवंत राय मेहता समिति जो बनी थी आपकी 1957 में। कब? 1957 में इसका गठन होता है। और जो इसके अध्यक्ष होते हैं, देखो बलवंत राय मेहता समिति, तो अध्यक्ष बलवंत राय मेहता। ये इजी है आप लोगों को याद करने के लिए। बलवंत राय मेहता समिति के अध्यक्ष कौन थे? बलवंत राय मेहता ही थे। और इस समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी थी 1957 में। बलवंत राय मेहता समिति का गठन 1957 में हुआ था और रिपोर्ट भी इन्होंने 1957 में पेश कर दी थी, जिसमें इन्होंने पंचायती राज को त्रिस्तरीय बनाया गया। इनकी रिपोर्ट के आधार पर पंचायत राज को 3 स्तर पर बांटा गया, यानी कि त्रिस्तरीय बनाया गया। कौन कौन से 3 स्तर? एक आपका ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायतों का गठन हुआ। एक ब्लॉक स्तर पर पंचायत समितियां बनाई गई। तीसरा आपका जिला स्तर पर जिला परिषद बनाए गए। क्लियर? पूछेगा आपसे किस समिति के माध्यम से पंचायत राज को त्रिस्तरीय बनाया गया? तो बलवंत राय मेहता समिति के माध्यम से, ठीक, इनकी रिपोर्ट के आधार पर। अब जो ये त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, सबसे पहले कहां पर लागू हुई? ये क्वेश्चंस आपसे कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि त्रिस्तरीय व्यवस्था को सबसे पहले किस गांव में लागू किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959। कब? 2 अक्टूबर 1959 को त्रिस्तरीय व्यवस्था को नागौर एक जिला है, कहां? बगदरी। नागौर के बगदरी गांव में लागू कर दिया गया। और ये नागौर कहां पड़ता है? ये पड़ता है आपके राजस्थान में। कहां पर? राजस्थान में नागौर जिला है। नागौर जिला के अंदर आता है बगदरी गांव। वहां पर सबसे पहले इस व्यवस्था को लागू किया गया था। और अगर आपसे राज्य पूछा जाएगा, आंध्र प्रदेश में भी त्रिस्तरीय व्यवस्था 1959 से ही लागू कर दिया गया था। ठीक, आंध्र प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था को कब लागू किया गया? तो आपका 1959 में। क्लियर? इतनी बात आपको क्लियर हुई? आगे आपसे पूछेगा उत्तर प्रदेश में त्रिस्तरीय व्यवस्था कब से लागू है? तो उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था 1949 से ही चल रही थी। उत्तर प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था है जो 1949 से चल रही थी। क्लियर? एक आप नोट डाल के लिखेंगे कि बलवंत राय मेहता को पंचायत राज का वास्तुकार या फिर शिल्पकार भी कहा जाता है। क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा पंचायत राज का वास्तुकार या शिल्पीकार किसे कहा जाता है? तो आप बता देंगे किसे? बलवंत राय मेहता को। क्लियर? तो बलवंत राय मेहता समिति से जुड़े जितने भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बन सकते हैं, सारे क्वेश्चंस आपको अच्छे से याद हो गए। बलवंत राय मेहता समिति के आधार पर पंचायत राज को कितने भागों में बांटा गया, गठन कब हुआ, अध्यक्ष कौन थे, सबसे पहले किस गांव में लागू हुई। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। इनको आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे और 1-2 समितियां पढ़ लेते हैं। अब अगली समिति है आपकी अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति का गठन होता है 1977 में। कब गठन होता है इसका? गठन होता है 1977 सितंबर 1977 में। इसके अध्यक्ष अशोक मेहता समिति है, तो अध्यक्ष कौन होंगे? अशोक मेहता। ठीक, इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी अगस्त 1978। कब? अगस्त 1978। बलवंत राय समिति 1957 में बनी थी, 1957 में ही रिपोर्ट पेश की थी, लेकिन ये अशोक मेहता समिति सितंबर 1977 में गठन हुआ, लेकिन रिपोर्ट जो आई अगस्त 1978 में। ठीक,
इसमें कुल सदस्य पूछे जाएंगे। कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 13 थी। अशोक मेहता समिति में कुल सदस्यों की संख्या 13 थी और इसने जो सिफारिश की थी पंचायत राज को 2 भागों में बांटने की। बलवंत राय मेहता समिति ने 3 भागों में बांटने की सिफारिश की थी। अशोक मेहता समिति ने 2 भागों में बांटने की सिफारिश की थी। देखो समितियों से क्वेश्चन है, एक तो आपसे अध्यक्ष पूछ लेगा, गठन पूछ लेगा और आपसे ये पूछ लेगा कि पंचायत राज को कितने भागों में बांटने की सिफारिश की थी। ये इन समितियों से क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। इसने 2 भागों में बांटने की बात की थी। कौन कौन से 2 भाग? मंडल स्तर पर बोला था कि मंडल पंचायत बनेगा और जिला स्तर पर जिला परिषद बनेगा। 2 भाग, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बनेगा, जिला स्तर पर जिला परिषद बनेगा। अशोक मेहता समिति, ठीक। इसके बाद अगली समिति है डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति। डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति 1985। कब गठन होता है इसका? 1985। और किसकी सिफारिश पे होता है? तो इसका जो गठन होता है योजना आयोग की सिफारिश पर। किस पर? योजना आयोग की सिफारिश पर। अगर आपसे पूछ ले कि योजना आयोग की सिफारिश पर किस समिति का गठन हुआ, तो डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर हुआ, ठीक। और इसमें पंचायत राज को 4 भागों में बांटने की बात कही थी। किस समिति ने पंचायत राज को 4 भागों में बांटने की बात कही? तो डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति ने 4 भागों में पंचायत राज को बांटने की बात कही। कौन कौन से 4 भाग? इसने बोला राज्य स्तर पर क्या बनेगा? राज्य विकास परिषद बनेगा, जिला स्तर पर जिला परिषद बनेगा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत बनेगा और ग्राम स्तर पर ग्राम सभा बनेगा। ये इस समिति की सिफारिश थी डॉक्टर पी.वी.के. राव समिति की। क्लियर? एक और समिति है आपकी डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना है ज्यादा, बस इसका ईयर याद कर लो। 1986 में इसका गठन हुआ और इस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पूछ लेगा आपसे कि किस समिति ने पंचायत राज को संवैधानिक दर्जा देने की बात कही, तो डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने। क्लियर? तो ये कुछ आपके पंचायत राज से संबंधित समितियां थी जिनको आपको याद रखना है। यहाँ से क्वेश्चन इस तरह से बहुत पूछता है कि किस समिति के माध्यम से पंचायत राज को 2 भागों में बांटने की बात कही गई, किस समिति में पंचायत को 3 भागों में बांटने की बात कही गई। क्लियर? तो उम्मीद है आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आप लोगों ने नोट्स बना लिए होंगे। क्लास यदि आपको पसंद आई हो तो क्लास को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। जय हिंद साथियों।